नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा पार्टी जैसे हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है क्लास 10th अद्भुत बैच जो है हमारी 2024-25 की बैच, और हम इसमें 10th का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे ऑफ द 4 मेन सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस, एसएस एंड इंग्लिश। मैथ्स का मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो 1 शॉट डाल दिया है, आई होप आपने देख लिया हो, देख लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा उस वीडियो के अंदर। हर एक चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, क्योंकि जब आप ये वाले वीडियोस देखेंगे ना तो हम लोग फिर जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड लेवल के लिए तो आपको वो जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, सीधा हम लोग ना बच्चा जंप नहीं कर सकते हैं कि चलो शुरू से ना बोर्ड लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते, ये कर लेते, हो जाएगा। पहले बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, तो इसके लिए पहले जो मैं वीडियोस आपको दूंगी वहाँ पे मैं आपके बेसिक्स क्लियर करूँगी और हर एक चीज़ को समझाऊंगी, उसको प्लीज़ समझना ताकि वो वाले क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। शायद मेरे से पहले आप उसको आंसर देंगे जब हम उन चीज़ों को करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है बच्चा वो है साइंस का लेक्चर। साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन ये 1 शॉट वीडियो रहेगा, कितने घंटे का रहेगा पता नहीं, आई ट्राई कि मिनिमम टाइम लेकर मैं आपको मैक्सिमम चीज़ समझाऊँ। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और इसमें जहाँ जहाँ मुझे कुछ लगेगा प्रैक्टिकल दिखाने का आई डेफिनेटली मैं आपको वो शो करती जाऊँगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो बेटा, जैसे पहला हमारा पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस क्या होती है? देखो हमारे लाइफ में ना, अब पूरा दिन अगर देखो तो आपका जो रेगुलर जो दिनचर्या होता है, जो रेगुलर आपका लाइफ का प्रोसीजर होता है, उसमें हम लोग बहुत सारे चेंजेस के अक्रॉस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस हम लोग देखते हैं बेटा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले चेंजेस की बात बता देती हूँ, फिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है उस पॉइंट पे आती हूँ। ठीक है, तो हमारे जो डेली रूटीन होता है, जो भी हम पूरा दिन काम करते हैं, अगर आप सुबह से लेकर रात तक थोड़ा सा अपने कामों को थोड़ा सा क्या बोले रिकॉल कर लें, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें 2 टाइप के हमारे पास काम होते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा फिजिकल चेंज, जिसमें हम लोग फिजिकल चेंज देखते होंगे, ओके, और एक रहेगा हमारे पास केमिकल चेंज, जिसमें हम लोग केमिकल चेंज देखते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल कि बहुत गर्मी का टाइम है, ओके, और हम लोगों ने जो बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ बाहर निकाली। अब जैसे हम बर्फ़ बाहर निकालते हैं, लगे विद इन द सेकंड्स वो तो पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, देखा है ना आप लोगों ने। ठीक है, फटाफट से पिघल जाती है बर्फ़। तो बर्फ़ का पिघल जाना, अब ये बर्फ़ का पिघल जाना क्या हुआ बेटा? इट्स ए फिजिकल चेंज, है ना। बर्फ़ का पिघल जाना क्या हुआ? फिजिकल चेंज। क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बर्फ़ तो है तो H2O ही ना, ओके। तो जब आप उसको फ्रिज में रखते हो तो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, जब उसको बाहर निकाल दोगे लिक्विड के फॉर्म में आएगा। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। ठीक है, जैसा उसका केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब कि एक बर्फ़ का अगर केमिकल फॉर्मूला देखो तो H2O है, उसके वाटर का भी देखोगे तो वो भी आपको H2O ही मिलेगा। उसके अंदर केमिकल फॉर्मेशन तो कोई चेंज हुआ नहीं, बस स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया, है ना। क्या बोल रहे हैं अपन? स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया। तो जब भी कोई स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है ना बेटा, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। ओके, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर को अपन कहते हैं फिजिकल चेंज। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास H2O है, H2O आइस के फॉर्म में है तो वो सॉलिडिफिकेशन में हो जाएगा, मतलब सॉलिड के फॉर्म में होगा। ओके, यही H2O जो है अगर आपको लिक्विड के फॉर्म में है, मतलब कि वाटर के फॉर्म में है, तो वो लिक्विड हो गया, है ना। दैट मीन्स कि वाटर लिख दूँ मैं यहाँ पर, आइस वाटर। ओके, और यही H2O जो होगा जब आपको स्टीम के फॉर्म में मिलेगा, स्टीम मतलब बाफ, उसको जब अपन बॉईल करेंगे तो वो कैसा हो गया? गैशियस फॉर्म में हो गया। ओके, तो बस उसका क्या हुआ, उसका जो देखने का जो नज़रिया है ना, अपीयरेंस जो है वो बदल गया। पहले सॉलिड के फॉर्म में था, फिर लिक्विड के फॉर्म में था, फिर गैस के फॉर्म में चला गया, तो उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गया। बाकी उसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। हर बार आप सबके लिए केमिकल फॉर्मूला क्या लिखोगे? H2O, H2O एंड H2O। तो इस टाइप के चेंजेस को अपन कहते हैं फिजिकल चेंज। इतना समझ में आया? ओके, दूसरा पॉइंट, फिजिकल चेंज जो होता है बेटा, इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसीजर हो जाता है। ओके, तो इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या रहेगा बेटा? जैसे कि बर्फ़ को आपने बाहर निकाला तो पानी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी पानी को आप जब रेफ्रिजरेटर में दोबारा रख दोगे फ्रीज करने के लिए तो क्या हो जाएगा? फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ना आराम से। तो लिक्विड का सॉलिड और सॉलिड का लिक्विड एक्सचेंज ऑफर चलता रहता है, ये सब कुछ। तो इस तरीके के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। मतलब कि जो भी पहले इसका फॉर्म था, अगर वो फॉर्म चेंज हुआ तो हम फिर से उस फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ फिजिकल चेंज। ओके,
बात करते हैं अपन केमिकल चेंज की बेटा। तो केमिकल चेंज क्या होता है? देखो केमिकल चेंज के अंदर ना एक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं होता, इसमें पूरा एक नया प्रोडक्ट ही मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हम बोलेंगे, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो आप बोलोगे मैम थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाओ ना। ओके, जैसे कि दूध का दही बन जाना, क्या फिर से वो दही दूध में कन्वर्ट हो पाएगी? नहीं ना, केमिकल चेंज, ठीक है। दूध जो होता है वो मीठा होता है, दही जो होती है खट्टी होती है, केमिकल चेंज हुआ। ओके, पूरा का पूरा टेस्ट ही बदल गया, मीठे से खट्टे की तरफ आ गया। आई बात समझ में, मीठे से खट्टे की तरफ आ गया, तो ये क्या केमिकल चेंज। ओके, उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो फ्रूट्स जो होते हैं उसका सड़ जाना, ठीक है, फर्मेंटेशन हो जाना। या तो फिर कच्चे, जैसे कच्चा आम होता है तो कच्चा आम, कैरी, कैरी किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की कैरी होती है, कच्ची होती है, ठीक है। जब वो पकने को लगती है तो क्या हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है, कलर चेंज हुआ, ठीक है। ग्रीन कलर से येलो कलर का आम, उसको कैरी बोलते हैं, कच्ची कैरी, ठीक है, और वो आम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, फिर तो वो खाने पर मज़ा आता है, मीठा मीठा आम होता है। ओके, तो खट्टेपन से मीठेपन में आ गया, ये चेंज हुआ। ग्रीन कलर से येलो कलर में हो गया आम, ये चेंज हुआ। बात समझ रहे हो? तो कुछ चेंज देख रहे हो आप, ठीक है। खट्टे से जो है वो मीठा हो गया, ग्रीन कलर से जो है वो येलो कलर हो गया, इसका मतलब कि राइपन हो गया, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स होते हैं, ये एग्जांपल, अब एक बार आम बन गया तो क्या आप उस आम को फिर से कच्चे कैरी में कन्वर्ट कर सकते हो? बोलो, नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम दोबारा से पीछे की तरफ नहीं आ सकते हैं उसको अपन कहेंगे केमिकल चेंज। और इसके लिए केमिकल चेंज कैसा होता है बेटा? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब कि वापस से पीछे की तरफ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंज कैसा हो गया बेटा? इरिवर्सिबल। यहाँ पे हम बात करेंगे चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर विद सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज उनकी सेम है, जैसे आपने अभी भी देखा, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इज द सेम। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या हो जाएंगी? चेंज होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंज। ओके, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, मिल्क के अंदर जो स्वीटनेस है उसके अंदर एक केमिकल होता है, इसको हम कहते हैं लैक्टोस, है ना, ठीक है। जो मीठा बनाता है ना, बिना शक्कर डाले भी आपको दूध मीठा लगेगा। तो क्या है ना कि हम लोग हैबिट है कि हम शक्कर वक्कर डाल देते हैं, तो हम अच्छा वो तो हमने शक्कर डाला है। बट अगर आप, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको शक्कर ज़्यादा पसंद नहीं होगी, तो ऐसे दूध पीते होंगे तो उनको आइडिया होगा कि जो मीठापन तो उसके अंदर ऑलरेडी रहता ही है, ठीक है, जो कुदरती मीठापन होता है भगवान जी का दिया हुआ। तो ये जो भगवान जी का दिया हुआ है उसको हम लोग कहते हैं लैक्टोस, ओके, विच गिव्स द स्वीट टेस्ट इन द मिल्क। और ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड क्या देगा? सॉर टेस्ट, मतलब कि खट्टापन। ओके, तो ये चेंज हुआ, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी पूरी की पूरी बदल गई, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी ही पूरी की पूरी बदल गई। तो अगर हम देखें तो हम इसको बोलेंगे ना कि ये तो नया सब्सटेंस बन गया। ओके, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जबकि इसके अंदर बेटा नो न्यू प्रोडक्ट बनता है, मतलब कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा ना, सब H2 ये, ठीक है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है। और तो क्या हो रहा है? सो नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर नहीं बनता है। बात क्लियर हुई? ये इरिवर्सिबल हुआ, ये रिवर्सिबल हुआ। तो ऐसे आप अनगिनत एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है, अनगिनत एग्जांपल आप देख पाओगे इसके अंदर। जैसे कि अगर हमने खाना खा लिया तो खाना पचना, डाइजेशन ऑफ फूड, ये कैसा हो गया? अब एक बार तुमने खाना खा लिया फिर से वापस क्या थोड़ी सेम रोटी और चावल बाहर आएंगे, अगर वो आएंगे तो वॉमिट जैसा होगा, ठीक है, तो वो तो नहीं आने वाले। ओके, तो बेसिकली वो हो जाएगा केमिकल चेंज, ठीक है, पूरा डाइजेस्ट हो गया। ओके, अब हम जो खाते हैं और जो निकालते हैं सुबह को, जो फ्रेश होते हैं डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो इस तरीके के चेंजेस को अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, बट चेंजेस दो टाइप के रहेंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इतना समझ में आया अच्छे से ना? चलिए शाबाश। अब एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है, मैं ये सवाल यहाँ लिख देती हूँ। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है और वो होता ही है, इट्स वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। ओके, अ कैंडल गिव्स बोथ फिजिकल चेंज and chemical change. Justify.
ठीक है। तो एक सवाल ऐसा आता है कि जो कैंडल है ना वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों की दोनों बता दी हैं। ओके, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। सो बच्चों देखो, ये इसको थोड़ा सा मैं यूँ ऊपर शायद लाइट गिर रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यूँ ढकूँ तो देखो ये आपको वाइट कलर की पूरा जो कॉटन का धागा होता है ना, ठीक है, ये वाइट कलर का विक है और ये पूरा का पूरा जो है वो वैक्स है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो वैक्स है ना बच्चा। इसको हम लोग ना, मैं इसको जला दूँ। देखो बेटा, इसको हमने जला दिया। अब ना धीरे 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 ये जो है ना वो पूरा वैक्स जो है वो पिघलेगा। ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं हम लोग। देखो ये लिक्विड में आपको ना वैक्स, ये आपको ये मेल्ट वैक्स नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। देखो बच्चों, अब ये वैक्स जो है ना मैं इस कंटेनर में डाल देती हूँ। ओके, ये पूरा जो है वो मेल्टेड वैक्स, ठीक है, पूरा वैक्स मेल्टेड है। ये ठंडा हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड के अंदर। ठीक है, अभी मैंने दिखाया था आपको कैसे मेल्टेड था, पूरा मेल्ट हो गया था। अब जैसे ठंडा हो गया क्या हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सो ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ हमारा चेंज इन फिजिकल। ओके, तो ये सॉलिड था, ठीक है, ये सॉलिड था, मेल्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के अंदर। लिक्विड में सिर्फ ठंडा हो गया तो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड के अंदर। तो अगर हम कह सकते हैं कि अ कैंडल गिव्स फिजिकल चेंज, तो यस, ये आपको फिजिकल चेंज दे सकती है इन टर्म्स ऑफ द वैक्स। बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज में आप देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको पहले विक दिखाया था, वो दिखाया था बिल्कुल वाइट कलर का। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये पूरा विक जो है वो कैसा हो गया? जल के कैसा हो गया? ब्लैक कलर का हो गया। क्या अभी हम इस विक को कन्वर्ट कर सकते हैं फिर से वाइट वाले विक के अंदर? नहीं ना, अब ये जल गया तो जल गया। ओके, ये कालापन दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है ना कि विक तो है वो जल गया। ठीक है, अभी फिर से बिल्कुल वाइट कलर के फॉर्म में तो नहीं आ सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये क्या हुआ बेटा? केमिकल चेंज हुआ। क्या हुआ? ये केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, तो केमिकल चेंज में इट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोबारा से पीछे की तरफ हम नहीं जा सकते हैं। जबकि वैक्स आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडी हो गई है। ठीक है, और ठंडी हो गई तो बिल्कुल कैसे हो गई? सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सो बेटा यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेटर है कि यस, क्या यस, कि एक कैंडल जो है वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों दे सकती है। ना बच्चा देखते हैं हम लोग व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ना बेटा, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है? व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस react with each other and form new products या new product with entirely different properties। ठीक है, तो वो रिएक्शन या तो फिर जब 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद आपको कम्प्लीटली एक नई प्रॉपर्टी देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज, और वी कुड से केमिकल रिएक्शन हुआ है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन मतलब क्या एग्जैक्टली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आपके पास ना 2 सब्सटेंस हैं ए और बी, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सी और डी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। याद करना, एरो के पहले वाले जो हम लोग सब्सटेंस लिखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्या कहेंगे हम उनको? रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद वाले, ओके, एरो के बाद वाले जो मिलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी बिल्कुल प्रॉपर्टी ही एंटायरली प्रॉपर्टी चेंज होगी। ओके, जैसे मैंने अभी दूध का बोला, दूध से दही बन गई तो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ओके, खट्टापन आ गया, दही का फॉर्म ही अलग होता है, वो सॉलिड फॉर्म होता है, जो मिल्क होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, दही सेमी सॉलिड होती है तो अपन सॉलिड फॉर्म बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसके लिए रिएक्टेंट्स मतलब कि वो 2 सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और उसके बाद जो हमें नया प्रोडक्ट, जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होती है। ओके, ये जो एरो होता है ना बेटा, एरो पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि स्पेशली हम बात करते हैं तो एरो जो है वो हर एक चीज़ बताएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया हमने, ठीक है, प्रेशर कितना रखा,
ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो आगे पूरा आएगा तो मैं आपको बता दी जाऊँगी। प्रेशर कितना रखा, ओके, कैटलिस्ट आया कि नहीं आया इसके अंदर। कैटलिस्ट मतलब कि रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम लोग ना कोई एलिमेंट ऐड कर लेते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन थोड़ा स्पीड अप हो जाए, ठीक है, इतना रहता है तो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं, ठीक है, कम करना प्रेशर, ज़्यादा करना टेम्परेचर, कम करना, ज़्यादा करना, ये सब कुछ इस एरो पे आ जाता है। तो एक कंप्लीट आपको एक रिएक्शन फॉर्म मिल जाता है और ये रिएक्शन से हमें पता चल जाता है कि किन चीज़ों को, ठीक है, किस कंडीशंस में रखा गया, तब जाके अपन को एक नया प्रोडक्ट मिला, एक नया सब्सटेंस मिला ना। अब यहाँ पे तो हम लोग लिख रहे हैं कि भैया रिएक्टेंट हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये अपन लिख रहे हैं, बट हकीकत में जब ये चीज़ें हमारे सामने होती हैं तो हम कैसे पहचानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, एक एग्जांपल मैं आपको दूँ कि मैं अगर ये बोल रही हूँ कि मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ओके, आई वुड से कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो आपको मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, पता चल गया मुझे क्या हुआ, आपको मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर। अब ये जो मैंने लिखा आपने सुना, बड़ा मज़ा आया कि हाँ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो आपको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट हकीकत में जब ये चीज़ होती है तो पता कैसे चलता है ना, ये जब रिएक्शन होता है तो पता कैसे चलता है कि ये रिएक्शन हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिफिकेशंस आती हैं जो रिएक्शंस को देखने के दौरान, जब रिएक्शंस होते हैं तो उसको देखकर अपन बोल सकते हैं कि हाँ रिएक्शन हैज़ अकर्ड, ओके, रिएक्शन हुआ है उसके अंदर। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं चेंज इन स्टेट, ओके, स्टेट ही बदल गया, जैसे कि मिल्क का कन्वर्ट हो जाना कर्ड के अंदर, ठीक है, तो मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और कर्ड जो है वो ऑलमोस्ट अगर हम बोलें सॉलिड फॉर्म में होता है या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट आ गया, दैट मीन्स कि रिएक्शन हुआ। बात क्लियर हुई, ओके। दूसरा अपन बात करते हैं, तो दूसरा आप इसके अंदर बोल सकते हो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके, गैस का जब गैस बाहर निकलती है इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुआ, ओके। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर, मैं ये सब चीज़ें आपको अभी बताती हूँ एक एक करके डिटेल में, एक्सपेरिमेंट के साथ बताती जा रही हूँ मैं आपको, अभी आप खाली समझ लीजिए कि क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ बहुत गर्म हो जाएगा बिना आग लगाए, ठीक है, बिना आपको एक्सटर्नल हीट दिए आपका जो सब्सटेंस है वो गर्म हो जाएगा, धुआं निकलता हुआ पता चलेगा, ठीक है, तो केमिकल चेंज इन टेम्परेचर आया। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, ओके, चेंज इन टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बनते हैं, ओके, और एक हमारे पास रहेगा चेंज इन कलर, ओके, कलर ही बदल जाना, रिएक्शन के दौरान कलर ही चेंज हो जाना, उसको हम कहेंगे चेंज इन कलर। तो ये 5 टाइप के आइडेंटिफिकेशन से अपन पहचान सकते हैं यस रिएक्शन हैज़ अकर्ड। आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन में, ओके, राइट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन या व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशंस बाय विच वी कैन ऑब्जर्व या वी कैन जज द केमिकल रिएक्शन हैज़ हैपन्ड। तो ये आपके पास 5 है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ओके, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये अपने पास 5 रहती हैं। अब थोड़ा मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट, प्यारे से एक्सपेरिमेंट से करके अपन समझते जाते हैं कि ये सब चीज़ें अपन को एक्चुअली दिखने को कैसे होती हैं। हमारे पास मैग्नीशियम स्ट्रिप का शाइनी अपीयरेंस है, तो सिल्वर ग्रे कलर का मेटल है। अब इसको मैं इस होल्डर के अंदर पकड़ लेती हूँ और ये रहा हमारे पास बर्नर, तो इसको हम लोग जला देते हैं। एक्चुअली वाइट डेजलिंग फ्लेम है तो मैं सनग्लासेस पहन लेती हूँ फॉर द प्रिकॉशन, ओके, और अब इसको हम लोग जलाते हैं। देखिए इट इज अ वाइट डेजलिंग फ्लेम, बल्कि ये देखो पूरा स्ट्रिप बन गया, या ये हो गया हमारा वाइट कलर का, इतनी डेजलिंग वाली लाइट थी, ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो, ठीक है, ये कैसा पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यस, जब आपने स्ट्रिप देखा था तो स्ट्रिप कैसा था सिल्वर ग्रे कलर का, और पाउडर कैसा हो गया व्हाइट कलर का। मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ मीट करेगा तो क्या मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड,
तो मैग्नीशियम मेटल का कलर क्या था, शाइनी ग्रे कलर। अब वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम आया, ठीक है, आपने देखा कितनी वाइट कलर की फ्लेम आ रही थी। ये जो वाइट डेजलिंग फ्लेम आ रही थी वो कितनी वाइट लाइक चमकदार थी, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ। अब देखो धुआं धुआं हो गया, मे भी आपको ऐसे स्क्रीन में नजर आ पाएगी पूरा क्लास धुआं धुआं हो गया। ओके, तो धुआं धुआं हो गया मतलब क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। तो यहाँ पे गैस बाहर निकली है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकली, वो जो पूरा का पूरा जला। तो इसके लिए ये रिएक्शन क्या हो गया बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया हम लोगों को MgO विच इज़ वाइट इन कलर, वाइट पाउडर कलर हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो है ये दोनों क्या बोलेंगे अपन, रिएक्टेंट बोलेंगे। ये दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि प्रोडक्ट मिल गया। अब आपके सामने ही है, पूरा का पूरा चेंज हो गया ना, केमिकल रिएक्शन के हिसाब से पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो बदल गया। ओके, ग्रीन मेटल से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन के अंदर हम लोगों को एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस नजर आई। ओके, पूरा का पूरा यूं वाइट फ्यूम था। तो दैट इज कंसिडर्ड एज द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे आएगा चेंज इन कलर, क्योंकि हमारा जो ग्रे कलर का मेटल था वो कन्वर्ट हो गया व्हाइट कलर के पाउडर फॉर्म के अंदर। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों को दो चीज़ें मिली, एक तो चेंज इन कलर, ओके, और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस गिव्स यू द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके सॉरी एक्टोथर्मिक रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ ना, सीधी बात है। किसी को भी आप आग लगाओगे, किसी भी चीज़ के अंदर आप हीट प्रोवाइड करते हो तो टेम्परेचर चेंज तो होना ही है। तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो चलो इस एक्टिविटी को देखा आपने, अब इसको लिख भी लो। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। अभी हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग द केमिकल इक्वेशन। हालांकि मैंने थोड़ा आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर लिया था। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो बेसिकली जैसे हमने पहले देखा था कि केमिकल रिएक्शन में, जैसे अभी हम एग्जांपल ले लें कि मैग्नीशियम जो है, ओके, मैग्नीशियम को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हम लोगों को मिल रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ये अपन ने देखा एक्टिविटी के हिसाब से। तो अब हर बार इतनी सब चीज़ें लिखो, वर्ड्स में लिखो, स्टेटमेंट में लिखो, तो इट्स बिट डिफ़िकल्ट। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ ना कि इसको हम लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया, तो इजी हो जाए। और ये भी कहा गया कि जितना भी इन्फॉर्मेशन आप सब ना डाल दीजिए इस इक्वेशन के अंदर ही, ठीक है। तो किस तरीके से था कि जैसे कि अगर Mg, अब मैग्नीशियम को हम Mg बोलते हैं, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को कुछ सिम्बॉल्स लर्न करवाए होंगे, है ना। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हो गया, ये सब कुछ हम लोगों ने लिखा इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, अब ना इसके अंदर हम लोग फिजिकल स्टेट्स भी डाल सकते हैं। जैसे आपको एक्टिविटी ध्यान है ना, तो आप मेरे को बताओ कि वो जो मैग्नीशियम था वो क्या था, स्ट्रिप था। स्ट्रिप मतलब कि सॉलिड फॉर्म था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, S लिख देंगे सॉलिड फॉर्म का। ओके, अब हमने आग जलाई दी, तो आग इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, गैशियस फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे अपॉन में G, विच इंडिकेट्स कि हमने गैस के साथ रिएक्ट किया। और उसके बाद अपने को क्या मिला था, वाइट पाउडर मिला था ना। तो वाइट पाउडर कैसे स्टेट का था, सॉलिड का था। तो इसके लिए क्या लिख दिया हम लोगों ने, सॉलिड। इसका मतलब ये है कि जो भी इसको रीड करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में लिया गया, उसको रिएक्ट किया गया ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन गैशियस फॉर्म, और जो कंपाउंड मिला, जो प्रोडक्ट मिला, वो मिल गया हम लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ अगेन इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता दी कि एरो के ये वाले जो साइड्स होते हैं इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ओके। और एरो के बाद जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और मैंने आपसे ये भी कहा कि जनरल फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, A + B गिव्स C + D, है ना। A + B गिव्स C + D, इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलो एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं बात करती हूँ अमोनिया में, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स अमोनिया, ओके। नाइट्रोजन गैस G आ गया, हाइड्रोजन गैस H आ गया, H2, ओके। और उस हिसाब से क्या मिलेगा, अमोनिया, वो भी किस फॉर्म में मिलेगी, गैशियस फॉर्म में मिलेगी। क्लियर हुआ। तो ये हम लोगों ने फिजिकल स्टेट्स लिखे, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। तो देखना फिजिकल स्टेट्स जो होते हैं बेटा, फिजिकल स्टेट्स जो होते हैं, हम S यूज़ करते हैं फॉर द सॉलिड, ओके, L यूज़ करेंगे फॉर द लिक्विड।
अभी लिक्विड में 99.9% अपन H2O में ही L यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी सब में हम लोग यूज़ करेंगे AQ। AQ मतलब कि एक्वियस। एक्वियस मतलब क्या होता है कि दो लिक्विड फॉर्म बट दो का मिक्सचर, ठीक है। थोड़ा सा थिक हो जाता है, लिक्विड से पानी थोड़ा थिक हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग पानी के अंदर नमक डाल देते हैं, ओके, तो पानी की डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी ना, तो वो क्या बन गया, एक्वियस फॉर्म बन गया, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्वियस, ओके, और G स्टैंड्स फॉर द गैस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फिजिकल स्टेट्स आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो मैंने फिजिकल स्टेट लिख दिया। अब हम लोगों ने बात किया था केमिकल और फिजिकल चेंज के लिए, तो हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा था लाइक इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ठीक है। तो बेसिकली अब ये तो एक्चुअली है केमिकल रिएक्शन, नो डाउट, ठीक है। बट इसके अंदर ना ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल भी है। इसका मतलब ये है कि अमोनिया को अगर हम तोड़ेंगे ना, तो हम लोगों को हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से एरो बनाते हैं। अब एरो एक्चुअली बनता है कैसे, आधा आधा बनता है, ठीक है, यूँ करके और यूँ करके, ये आधा एरो यहाँ का, आधा एरो यहाँ का। तो इंडिकेट करेगा कि इन दोनों को मिला दिया तो अमोनिया आया, अमोनिया को तोड़ा तो ये दोनों आ गए। मतलब समझ रहे हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ये एरो बना दिया तो सामने वाले से समझ जाएगा कि अच्छा ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल मतलब पीछे की तरफ आ सकता है। एम आई क्लियर? ओके, अब ये एरो का हुआ। अब इसके ऊपर जो भी आप टेम्परेचर दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, वो भी लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूँ 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। तो क्लियर हो गया कि इन दोनों को मिक्स करने में हमें कितना टेम्परेचर अरेंज करना है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लिख देती हूँ वरना, ओके। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि इतना प्रेशर लगाया, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे FE। FE अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब कि ये रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज़ करेगा, ओके। तो आप पॉइंट समझ रहे हो, ये जो मेरा बताने का पॉइंट है वो ये है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है आप वो एरोज के ऊपर नीचे लिख दोगे तो वो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी कि हम इस एक्सपेरिमेंट को जब कंडक्ट करेंगे तो कितना टेम्परेचर देना होगा या कितना टेम्परेचर दिया गया है, कितना प्रेशर दिया गया है, कैटलिस्ट क्या यूज़ किया गया है, विच गिव्स अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो लंबे लंबे पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट फ्रॉम द सिंगल लाइन वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ द लाइक द गुडनेस एंड द स्वीटनेस ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन के तौर पे हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए। ओके, क्लियर हुआ? अच्छा, ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस, जैसे यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। अब बोलोगे मैम ये क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम यही सीखने वाले रिगार्डिंग द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। तो इन शॉर्ट जब आप ये नंबर्स भी लगाते हो तो अब ये एक कंप्लीट रिएक्शन हो गया। एम आई क्लियर? तो मैं सोचूं कि आपको समझ में आ गया कि हम एक्चुअली केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। रिएक्टेंट्स, एरो गिव्स प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर। अब हीट दे रहे हो तो हीट लिखोगे, सनलाइट की मदद से सनलाइट लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करो, इलेक्ट्रिक करंट लिखोगे, जो भी है, जो भी आप कर रहे हो रिएक्शन के दौरान वो आपको एरो के बीच में बता देने का। डन? क्लियर? आया समझ में बेटा? तो चलो इसको थोड़ा सा लिख दो। देखो नोट्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है। जितना अच्छे से प्यारे तरीके से नोट्स बनाओगे ना तो आपको एग्ज़ाम में ये पूरी किताब करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। आप इन नोट्स को प्रेफर कर लोगे, आपके आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। तो मैं साइड में हो जाती हूँ, इतना आप पहले लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए ना बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप साइंस लेंगे तो उसमें भी ये बहुत काम आने वाला है, ओके। तो अब बैलेंसिंग का मतलब होता क्या है? देखो बैलेंसिंग का मतलब होता है बैलेंस तराजू, ठीक है। तराजू मतलब क्या होता है, LHS और RHS दोनों सेम होते हैं, उसको तराजू बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बैलेंस्ड। तो यहाँ पर हमारे रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, ओके। दे कंटेन सम अमाउंट ऑफ एटम्स, ये हर एक एलिमेंट में कुछ ना कुछ एटम्स होते हैं, ओके। यही बैलेंसिंग बताता है। बैलेंसिंग क्या बताता है? बैलेंसिंग जो है वो एप्लीकेबल है ऑन द बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है दैट
neither be created nor be destroyed। ठीक है, मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल, यहाँ पे मास की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग मास बेसिकली बेस्ड ऑन द एटम्स की बात करेंगे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट रिएक्शन में होंगे, ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे वो इक्वल होने चाहिए, दोनों साइड्स पे वो इक्वल होने चाहिए। एक एग्जांपल दूं, आप अच्छे से समझ पाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। मैग्नीशियम वाला एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि अभी अपन ने इसको अच्छे से देखा हुआ है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ठीक है, अब अगर आप ना इसमें देखो, अभी पूरा डिटेल सिखाऊंगी मैं, अभी इसके पॉइंट समझो, फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे, डेट से आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, एक मैग्नीशियम नज़र आ रहा है और एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। तो मैंने दो एलिमेंट लिख दिए हैं यहाँ पर, है ना। एरो के इस वाली साइड को अपन LHS बोलते हैं और एरो के उस तरफ वाले को अपन RHS बोलते हैं। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब LHS में मैग्नीशियम देखो कितना नंबर है। अब नंबर कहाँ पे दिखेंगे, जहाँ पे कोई भी नंबर दिखे वो अपन को लिखना है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर है नहीं, अकेला Mg है, मतलब कि एक ही नंबर है। ठीक है, यहाँ पर भी Mg अकेला ही, कोई आगे 1 2 3 नज़र नहीं आ रहा, उसके इर्द गिर्द कुछ भी कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा। तो RHS में भी क्या है, Mg एक ही है। ऑक्सीजन कितने हैं, दो नज़र आ रहे हैं ना, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, कोई भी नंबर नहीं है, मतलब एक ही नंबर है। अब भैया Mg तो बेटा बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही है, राइट हैंड साइड में भी एक ही है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। तो ये दोनों साइड्स में इक्वल है, तो Mg तो यहाँ पे बैलेंस लग रहा है। ठीक है, बट अपने पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड आता है जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्राई मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, क्योंकि इसका कोई एक्चुअली देखा जाए ना बेटा, इसका कोई स्पेसिफिक मेथड होता ही नहीं है, है ना। ये हिट एंड ट्राई पे जाता है, मतलब कि आप खुद सोचो, गलतियाँ करो, गलतियाँ करके सीखोगे, ये इतना ही है। ओके, बट गलतियाँ करते 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 ऐसा आएगा कि आप इतने ज़्यादा प्रो हो जाओगे ना कि आपकी फिर गलतियाँ नहीं होंगी। कैसे वो बता रही हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पर ये तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो जब भी आप कोई नंबर लिखोगे ना आप, ठीक है, वो हमेशा लिखोगे आगे की तरफ, नीचे की तरफ कोई नंबर नहीं लिखोगे। बात समझ में आई। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। अब मुझे बताओ मैं 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी मुझे 2 मिल जाए, मतलब कि मुझे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि मुझे MgO में मुझे 2 लिखना है। अपना बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यस यस यस, ये भी 2 हुए, ये भी 2 हो गया हमारा काम। यहाँ पे गलत, हम कभी भी यहाँ पे वैल्यू नहीं लगाएंगे, हम हमेशा कंपाउंड जो होगा ना उसके आगे की तरफ वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, नीचे, बीच में, ऊपर, कहीं पे नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड के आगे की तरफ वैल्यू लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई। चलो, तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमें राइट हैंड साइड में क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब ना पॉइंट ये होती है कि ये 2 खाली O पे नहीं एप्लीकेबल है, वो Mg पे भी है। ठीक है, अब सिंपल अपन मैथ्स की बात करते हैं। मैथ थोड़ा सा याद करो, जैसे आगे 2 हो और अंदर A + B हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 2A + 2B, ये चीज़ करेंगे, मतलब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे Mg कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 2। अच्छा, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो चलो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पर भी क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते पता चला कि Mg जो है ना वो बैलेंस से छूट गया। तो अब Mg में राइट हैंड साइड में कितना हुआ 2, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, तो ठीक है ना, हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे 2 आ गया। ओके, तो अब देखो, अब ना फिर से एक बार पूरा चेकआउट कर लेते हैं। Mg कितने हैं 2, यहाँ पे भी Mg कितना है 2, बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 2, बैलेंस। ऐसे हमें करना है। ये मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर दिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इतना आप पहले लिख दीजिए, इसको भले मत लिखिए चलेगा, क्योंकि अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, तो आप इसको लिख दीजिए, क्योंकि सवाल ऐसे आपके पास आ सकता है और आता है कई बार, that what is the balancing equation. तो balancing equation that means when the total number of atoms of each element is equal on both the sides, that kind of reaction is known as a balance equation. ठीक है, फिर आपके पास सवाल आएगा कि why is it necessary, क्यों ज़रूरी है, हमें बैलेंसिंग करना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो रीज़न की बात करते हैं।
ठीक है, वाई इट इज़ नेसेसरी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एप्लीकेबल करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये चलता ही है कि भाई मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो जितना मास इसका है उतना मास इसका है और इन दोनों का प्लस करके जो भी आएगा वही इसका मास आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसका मास और इसका मास प्लस करके इसका मास उतना ही आएगा। अब मास किसका होता है, एटम का ही तो होता है ना, मास किसका होता है, एटम का ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एटम्स को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इक्वल कर ले ताकि मास इक्वल हो जाए। ओके, तो ये बेसिक रूल है हमारा, हमने 9th में देखा था ये वाला रूल। तो ये रूल जो है वो वैलिड करने के लिए हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है, पहला पॉइंट। इसी बैलेंसिंग से, ठीक है, इसी बैलेंसिंग से आपको फिजिकल स्टेट्स पता चल जाते हैं, आपको फिजिकल स्टेट्स पता चल जाते हैं कि किसके साथ क्या रिएक्ट कर रहे हो और कौन सा स्टेट का कंपाउंड मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसी के साथ आपको ये पता चल जाता है कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। ओके, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब एक्सो और एंडो मतलब क्या होता है, जहाँ पे हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक, ठीक है। जैसे कि हमने MgO वाला एक्टिविटी किया था तो उसमें गैस निकल रही थी एक्सोथर्मिक, वो हाइड्रोजन वाला निकला तो धुआं आपने देखा निकल रहा था, ठीक है। हमने कोई आग नहीं लगाई थी और खुद ब खुद उसमें से जो है वो धुएं निकल रहे थे। हमने कहा कोई बर्नर रखा था उसके अंदर, है ना, कोई बर्नर तो था ही नहीं ना, अपने आप रिएक्शन हो रहा था, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। अगर कोई चीज़ कूल डाउन हो जाती है अपने आप तो दैट इज एंडोथर्मिक। ओके, तो ये रिएक्शंस के दौरान भी, जैसे ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, है ना, तो ये रिएक्शंस के दौरान हमें ये बता देते हैं कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपसे अभी भी नहीं कहा कि इक्वेशंस आपको जो चीज़ें देता है ना, इक्वेशन आपको फिजिकल स्टेट देगा, इक्वेशन आपको टेम्परेचर प्रेशर का कंप्लीट वो नॉलेज देगा क्या होगा इक्वेशन। तो जो इक्वेशन के बारे में अपन ने पॉइंट्स लिखे थे ना, वही सारे के सारे पॉइंट्स बैलेंसिंग के अंदर भी आएगा, खाली एक पॉइंट अलग होगा, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है जब आपसे रीज़न पूछा जाता है, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ। तो चलो अभी हम चलते हैं और ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग बैलेंसिंग द इक्वेशन की। तो पहले आप इसको लिख दीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। आइए बच्चों, भी देखते हैं हम लोग इन चारों को पहले कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले ना आप एलिमेंट लिख दो, थोड़ा सा पहले आपको लिखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करने के बाद शायद आप देख कर ही सॉल्व कर लोगे। ओके, ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो पहले आप एलिमेंट्स लिख दो, कौन कौन से हैं। Na है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जो लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में होने वाला, सीधी सी बात है, ठीक है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में LHS RHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में Na कितना है, एक ही है। RHS के अंदर भी एक ही है। हाइड्रोजन देखो तो कितने हैं, दो यहाँ पर, है ना, दो। यहाँ पे देखो तो देखो जितने भी हो सबको टोटल कर लेना, ठीक है। दो यहाँ पर और एक यहाँ पर है, कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पे एक ही है, ओके। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी एक है, ओके। तो अभी तक के हिसाब से सोडियम और ऑक्सीजन तो बैलेंस नज़र आ रहे हैं और हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अब हमेशा याद करना बेटा, बैलेंसिंग के दौरान हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे लास्ट में, बैलेंस है नहीं वो अपन सेकंड में बात है, बट आपको जब भी बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन हमेशा लास्ट में बैलेंस करना, ठीक है। हमेशा हाइड्रोजन बोला था, ठीक है, मैं फिर से बोल देती हूँ, ऑक्सीजन हमेशा लास्ट में बैलेंस करना, हाइड्रोजन सेकंड लास्ट बैलेंस करना, और सबसे पहले उसके अलावा जितने मेटल्स हैं ना वो बैलेंस कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको ट्रिक बताया था कि हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा ईजी हो जाए आपके लिए, ओके। तो हिट एंड रन केस नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ओके। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सीरीज क्या लोगे, क्योंकि देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत लोचे मारते हैं, बहुत लोचे, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। अगर आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उठाया ना, आप पहले बैलेंस करें तो परेशान हो जाओगे। तो हमेशा सबसे लास्ट किसको लोगे, ऑक्सीजन को, सेकंड लास्ट किसको लोगे, हाइड्रोजन को, बाकी जो भी अवेलेबल है वो आप आगे पीछे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन इतना। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। अब जैसे कि सबसे पहले मैं देखूंगी सोडियम पे नजर डालूंगी, Na तो खैर दोनों में बैलेंस है, तो ये हो गया। अब फिर मुझे किस पे जाना है, हाइड्रोजन पे। मैंने कहा ऑक्सीजन लास्ट में लूँगी मैं, ठीक है, हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर 3 हैं, ओके। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं ना यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 2 और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 2 और 2 मिला कितने हो जाएंगे, 4, मतलब कि 3 की जगह क्या हो गए, 4। अब ये 4 नंबर तो यहाँ पे 2 के टेबल में 4 आता है ना, 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा था, इसके लिए कोई चांस नहीं था कोई टेबल लगाने का, बट 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर भी 2 लगा देना है,
तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, तो अब इस जगह पे क्या आया, 4 आया। ठीक है, तो ये मेरे नए नंबर आ गए, तो हाइड्रोजन मेरा हो गया बैलेंस, वेल एंड गुड। चलो अब बात करते हैं ऑक्सीजन। नहीं, अब मैंने ये बैलेंस किया, मतलब कि कहीं ना कहीं छेड़खानी तो हुई पूरे कंपाउंड के साथ, तो पूरा दोबारा से आपको चेकआउट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे फिर से, ठीक है, फिर से चेकआउट करो। Na एक ही बार है, चलो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे देखो Na, तो Na अभी ये मैंने 2 बताया था ना, पूरे कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Na कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, तो यहाँ पर तो एक ही है। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही है, मतलब यहाँ पे इसकी जगह क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो चलो अब बैलेंस हो गया ये, है ना, ये बैलेंस हो गया। ओके, एक बार फिर से पूरा चेकआउट कर लेते हैं। देखो जितनी बार चेक करोगे ना उतनी बार गलतियाँ नहीं होंगी। ओके, आपको लगता होगा थोड़ा सा लंबा मेथड है, क्या है, पर प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस ना, एक ही बार में तो किसी को भी नहीं आता है। ठीक है, आज हमसे भी गलतियाँ हो जाती, कोई ऐसा केस हो जाता है हमारे साथ भी, तो होता है, तो इत्मीनान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इतना हो गया, तो एक बार फिर से अपन चेकआउट कर लेते हैं। क्या चेकआउट करना है कि सोडियम जो है वो 2 है, चलो 2 हैं, क्लियर। यहाँ पे भी सोडियम कितने हैं, आगे 2 लगा हुआ है तो 2 है ना, चलो क्लियर। तो मतलब कि ये तो पूरा बैलेंस हो ही गया, अब इसको शायद कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हाइड्रोजन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो मैं अब इसको हटा दूँ, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, चेंज हो गया ना। इसके लिए हमेशा बैलेंसिंग करना, पेंसिल को हाथ में रखकर, पेन से मत करना। ठीक है, तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे आप देखो तो 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया। चलो अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन में आ जाओ, जैसे ही 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ बेटा, तो ये 2 यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, तो 1 की जगह कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो तो कितने हो गए, 2 हो गए, तो मतलब ये भी बैलेंस। तो यस, अब फाइनली जाके मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड हुई। और बैलेंस इक्वेशन अगर मैं आंसर में फाइनल लिखूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ में आई। चलो एक और सम करते हैं, नॉट सम सॉरी, एक और रिएक्शन बैलेंस करते हैं। ओके, सो पहले एलिमेंट्स लिख दूँ, कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 ही है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, LHS पोर्शन में कार्बन कितने हैं, 2, RHS में कार्बन कितना है, 1 ही है। ठीक है, हाइड्रोजन 6 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही हैं सिर्फ। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3। सब नंबर उल्टे सीधे हैं ना, एक भी चीज़ बैलेंस नहीं है। तो चलो, मैंने आपसे कहा था कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में देख लेना, तो अब उसके अलावा तो कार्बन बच जाता है, तो कार्बन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई मतलब कि यहाँ पे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। ठीक है, तो हो गया। ओके, अब जैसे ही आप नंबर लगाओगे ना, फिर पूरा चेक करना, तो चलो कार्बन यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, तो मैंने इसको हटा के सिंपल 2 लिख दिया। ठीक है, तो चलो ये तो अभी तक बैलेंस हो गया मेरा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो ऑक्सीजन को देख लेना, 2 2 ज़ा क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे 3 था, अब कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये चेंज हुआ तो चेंज पहले लिख दिया मैंने, है ना, ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। अब C तो बैलेंस हो गया, 2 टिक मार्क कर दिए मैंने। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन 6 हैं और 2 हैं, यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 2 हैं। तो मुझे बताओ 2 में 6 कब आता है, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा ना, 2 3 ज़ा 6, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो चलो बैलेंस हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे चेक कर लेना, 2 2 ज़ा 4 और ये क्या हो जाएगा, 3। देखो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 कितने हो गए, 7, तो यहाँ पे कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है। सो अभी बेटा एक काम कर सकती हूँ मैं, मुझे 7 चाहिए। ठीक है,
तो मैं अगर इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 कट, आंसर 7 मिल जाएगा मेरे को, है ना। मैथ लगाना है, तो क्या हो जाएगा 7/2। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है 7/2। पर आप मुझे बताओ 9th की एटॉमिक थ्योरी थोड़ी बहुत याद है? उसमें हम लोगों को डाल्टन जी ने बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल। तो मैं 7/2 मतलब कि 3.5, तो मैं 3.5 एटम कैसे ले सकती हूँ? हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ये ठीक है, लिखेंगे, इसको हम रफ में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे मैथ का रूल कि हमें अपॉन में कोई नंबर चाहिए नहीं होता है, तो हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका मतलब ये कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनल में इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, तो 2C2H6 प्लस यहाँ से 2 हट जाएगा ना, सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे से हट जाना, तभी तो किया मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4CO2, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6H2O। ओके, एक बार चेक कर ले बैलेंस है कि नहीं है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 2 2 4, LHS में 4 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 4, बैलेंस। ओके, हाइड्रोजन चेकआउट कर लेते हैं, H2 इंटू 6 12, तो हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ पे देखो तो 6 2 12, बैलेंस हो गया, ठीक है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, 7 2 14, और यहाँ पे आप देख लो तो 4 2 8, 8 + 6 कितना हो गया 14, दोनों साइड 14 आ गया, यस करेक्ट, सब कुछ बैलेंस हो गया। ओके, इसके लिए कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग चलेगा, क्या करना है। जैसे 7/2, बिकॉज 2 के टेबल में 7 आता ही नहीं, तो क्या करने का, तो इस तरीके से क्या होता है ना, अपन ये मान के चले कि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कैंसिल करना नहीं होता, तो इसका क्या लेने का एलसीएम, मतलब कि सबके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देने का, ताकि ये 2 नीचे से हट जाए। ओके, चलो आगे और एग्जाम्पल्स करते हैं। आ जाओ, 3rd नंबर, Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। तो चलो पहले अपन लिख देते हैं Fe, H और O। Fe कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2। ऑक्सीजन कितना है 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4, है ना। चलो, हाइड्रोजन तो अभी तक बैलेंस ही लग रहा है, तो इसको तो अभी कुछ कर नहीं रहे। ऑक्सीजन को लेना है लास्ट में, तो पहले लेते हैं अपन Fe में, यहाँ पे RHS में कितने 3 और LHS में कितना 1 ही है, ठीक है ना। 1 के साथ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। इसका मतलब है कि आगे आप 3 लगा दो, ठीक है, तो कितने हो गए 3, यहाँ पर भी 3, तो अभी तक तो ये बैलेंस हो गया, बिंगो क्लियर, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन बैलेंस है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 4 से कर लेते हैं, तो ये मैंने कर दिया 4 से। अब जैसे ही मैंने ये किया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट साथ साथ हाइड्रोजन की भी चेंज आ गया। हाइड्रोजन कितना आ गया 2 4 8, मतलब कि यहाँ पे 2 की जगह क्या आ गया बेटा 8 आ गया, 2 की जगह क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 2 की टेबल में 8 आता है, कितनी बार आता है 4 टाइम्स, 2 4 8, मतलब कि मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया मैंने, हो गया बैलेंस। ऐसे इजी वाले हो जाते हैं, ठीक है। फिर से चेकआउट कर लें, तो देखो Fe3 ओके बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 2 4 8, इसको हटा दिया, हाइड्रोजन 2 4 4 2 8, ठीक है, तो ये आ गया 8 बैलेंस। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 यहाँ पर, ओके, और 4 यहाँ पे, ओके बैलेंस, डन। ओके, चलिए 4th नंबर देख लेते हैं। तो फाइनल आंसर लिख दूँ मैं पहले यहाँ पर, चलो फाइनल एक आंसर लिख देती हूँ मैं। तो क्या बन गया 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2, डन। अब यहाँ पे Pb है, N है, O है, बस 3 ही है ना। ओके, Pb 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है, ठीक है। अब बेटा ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब ये 2 जो है वो ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये 2 यहाँ पे भी एप्लीकेबल हुआ, तो नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 है, ओके।
और ये इसके साथ भी हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ भी होगा। तो 2 3 ज़ा कितना हुआ 6, मतलब ऑक्सीजन कितना है 6। और यहाँ पे देख लो तो 2 + 2 4, 4 + 1 5। ऑक्सीजन लोचे मारता ही है हमेशा। तो चलो पीबी तो बैलेंस है, उसको अभी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। नाइट्रोजन देख लेते हैं हम लोग। पहले इसको मैं हटा दूँ, एरोस को, डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हैं ये। ओके ना, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दूँ, ठीक है। नाइट्रोजन के आगे क्या लगा दूँ, 2 लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 के बजाय क्या हो गया 2, ठीक है। तो चलो ये क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन के हिसाब से चेकआउट कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 3 ज़ा 6 वो तो क्लियर है ही यहाँ पर। यहाँ पे देख लो तो 1 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 2 मिला कितने हो गए 7। लोचे मारे ना इसने, ठीक है। कितने आ गए 5 या कितने हो गए 7 हो गए, जबकि अपने को 6 चाहिए थे। हाँ समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि इस तरीके को नंबर लाइक 7 और 6 में तो कुछ अपना बन नहीं रहा है। तो क्या कर सकते हैं, अब ना थोड़ा सा खुद का नंबर ऐड कर लेते हैं। कैसे, जैसे पीबी है तो स्टार्ट मेटल से करना थोड़ा इजी हो जाता है। पीबी 1 1 है, तो एक काम कर लूँ मैं इसको 2 2 कर देती हूँ, ठीक है। अपने आप मैंने 2 नंबर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे 1 की जगह 2, तो यहाँ पे क्या कर दिया 2 कर दिया। 2 देखो 1 1 तो है ही, 1 के बाद दूसरा नंबर क्या आता है 2 ही आता है ना, और तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या कर दिया 2 कर दिया, तो मेरा पीबी कितना आ गया 2 2 तो आ गया, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रही हूँ, है ना, मैं इसको हटा दे रही हूँ, तो अभी 2 2 आ गया। अब फिर से पूरा चेक कर लेते हैं, देखते अभी कुछ चेंज हुआ क्या, क्योंकि इवन नंबर ग्रैब करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ओके, अब नाइट्रोजन कितना हो गया, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना था 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो 2 2 ज़ा 4, तो नाइट्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 2 की जगह कितना आ गया 4। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे 4 लिख दूँ, तो नाइट्रोजन 4 हो गया। तो अभी तक मेरा नाइट्रोजन तो 4 आ गया। ओके, अब एक बार ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, कितना हो गया 12। सर मैं कैसे मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों को, ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं, इन दोनों को, तो क्या हो गया 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे इंटू 2 12। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना हुआ, पीबी के साथ जो ओ है वो 2, 2 4 ज़ा 8, और ये क्या हो गया 2 2 10 10 और 2 12 12 आ गया, हो गया ना बैलेंस, तीनों बैलेंस हो गए, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ऐसे आते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मेटल के नंबर को बढ़ा दो, ठीक है। मेटल में 1 1 था, 2 2 कर दिया, और उस हिसाब से फिर से पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो अपने आप अपन का आंसर आपके सामने ही आ गया। ओके, तो चलो पहले ये 4 लिखो, हो सके तो फिर से रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना, ओके, क्योंकि ये वाले जो करवा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऐसे नहीं कि मैंने मनगढ़ंत कोई भी आपको दे दिए, ये मैं वही दिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप चाहें तो PYQs चेकआउट कर लेना, आपको ये वाले क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस भी वही करवा रही हूँ जो आने के चांसेस है और जो आते हैं, मैं कोई भी फालतू का आपको नहीं दे रही हूँ। तो इसके लिए इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लो, ऐसा हो तो इट्स अ वेरी न्यू थिंग टू यू, तो आप रिवाइंड करो, फिर से 1 2 बार सुनो, प्रैक्टिस करो, और अभी मैं और आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाती हूँ। ओके, तो पहले इतना लिख दीजिए आप, FeSO4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Fe है, S है और O है। Fe यहाँ पर एक ही है, राइट हैंड साइड में 2 हैं, S यहाँ पर एक ही है, राइट हैंड साइड में 1 और 1 2 हैं, ठीक है। O यहाँ पर 4 है, राइट हैंड साइड में 3 और 2 5, 5 और 3 8, ठीक है। ओके, चलो चेकआउट कर लेते हैं अभी। स्टार्टिंग Fe से कर लेते हैं। Fe यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पे 1 ही है, तो मैंने यहाँ पे Fe को के लिए आगे 2 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 2 आ गया। अब यहाँ पे लगाया तो पूरा चेक फिर से करना पड़ेगा, तो Fe तो हो गया, S कितना हुआ बेटा यहाँ पर 2, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या हो गया 2, तो देखो ये भी बैलेंस हो गया ऑटोमेटिकली। और S देखो तो O देखो तो 2 4 ज़ा 8, तो देखो जो भी राइट हैंड साइड में चाहिए था वो लेफ्ट हैंड साइड में अपने को मिल गया। ओके, दैट्स इट, बैलेंस हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ज़्यादा इसके अंदर, ठीक है। खाली यहाँ पे 2 लगा दिया तो ऑटोमेटिकली पूरा बैलेंस हो गया, डन। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग H2O, तो H और O ही है सिर्फ, यहाँ पे 1 है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है,
यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 हैं। तो चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस है ही, ऑक्सीजन को कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई करना, तो आगे क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। अब जैसे ही 2 लिखा तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, ये 4 हो गया। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 मिल जाएगा मेरे को, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। पूरा चेकआउट कर लें एक बार, चलो। सो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हुआ, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ, 2, ठीक है। तो फाइनल मेरा आ गया, मेरे पास आ गया 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, डन, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, क्या है यहाँ पे, AgCl, 2 ही है ना, Ag और Cl कितने हैं, 1 1 है, और यहाँ पे 1 और 2 है। तो Ag तो बैलेंस है, Cl के लिए 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे 2 मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे Ag है वहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, Ag में चेंज आया, Ag कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे तो एक ही है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो गया, 2, चेक कर लें एक बार, Ag 2 हुआ, यहाँ पे भी Ag 2 है बैलेंस, Cl 2 हुआ, यहाँ पे भी Cl 2 है बैलेंस, डन, क्लियर। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, क्या है यहाँ पर, C H और O, लेफ्ट हैंड साइड में C 1 है, राइट हैंड साइड में C 6 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 1 3, ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 12, 12 और 2 14, ओके, काफ़ी लंबे लंबे नंबर है। तो चलो पहले शुरू करते हैं अपन कार्बन से। तो कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 ही है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया मेरा 6, ओके। अब जैसे ये किया तो ऑक्सीजन में चेंज आएगा ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 2 ज़ा 12, 12 + 1 13, ओके, ठीक है। तो ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे 13, ओके। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 14 हैं, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, देखो वहाँ पे 14 है मिलाकर, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे इसकी जगह पे कितना आया, 14, और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 2 2 + 2 14, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, ओके, 12 + 7 कितना हो जाएगा, 19, तो यहाँ पे 13 की जगह कितना आया, 19, ऑड नंबर आ गया, और वहाँ पे तो 6 6 + 2 8, 8 + 1 9 ही है, ओके। एक काम कर लें, एक तो यहाँ पे 7 हटा दें क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन इतना ज़्यादा चेंज है, ऑक्सीजन को तुम बैलेंस करने जाओगे, यहाँ पे आप 19 है और यहाँ पे 9 है, दोनों के दोनों ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ऑड क्या मतलब, प्राइम नंबर में गए उसको, ये तो प्राइम नंबर हो गया और वो 9, तो ऐसे तो कोई नंबर आ नहीं सकता है, मैंने कहा था ना लोचे हमेशा ऑक्सीजन करेगा ही करेगा। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, वहाँ पे भी है, तो यहाँ पर ना मैं एक काम कर लेती हूँ, इसको पहले हटा देती हूँ मैं। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। ज़्यादातर क्या होता है ना, ज़्यादातर ऐसे वीडियोस के अंदर आपको वो वाले नंबर्स देंगे जो इजी होंगे, ठीक है, 6-7 सिखा देंगे इजी तरीके से। मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए वो नंबर दे रही हूँ जो एक्चुअली सोचने लायक हैं, ठीक है, जिसको आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अरे ये तो कुछ भारी भरकम चीज़ है, इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ। मुझे पता टाइम तो मेरा भी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, बट मुझे आपको वो प्रैक्टिस करवानी है जो शायद आपको आपकी कोचिंग में भी ना करवाएं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं फिर से हम लोग। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, मैं ना यहाँ पर एक काम कर लेती हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। क्यों, मैं आती हूँ बता। जैसे मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, ठीक है, 6 टू क्या हो जाएगा 12, तो 12 + 12 कितना हो गया 24। सीधा बड़ा नंबर ले, क्योंकि ये 19 तक तो जा रहा है, मतलब कि 19 तक जा रहा है तो अपन थोड़ा सा आगे ले सकते हैं नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे 24 जैसा कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस 24 आ रहा है। यहाँ पे 24 करने के लिए क्या करूँ मैं, 12 से मल्टीप्लाई करूँ। यहाँ मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 24। तो ये दोनों साइड मेरा हो गया 24।
अच्छा, कार्बन तो 6 और 6 क्लियर है ही। ऑक्सीजन में जब भी कोई चेंज आया ना तो कोशिश करो हाइड्रोजन में बदलने की। हाइड्रोजन बदलोगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ ही जाता है, इसके लिए मैंने ऑक्सीजन को छोड़कर हाइड्रोजन में बदला है। ठीक है, तो चलो अभी ऑक्सीजन फिर से एक बार चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितने हुए ऑक्सीजन बेटा, 6 2 12। ठीक है, 12 प्लस 12 कितने हो गए, 24। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, कितने हैं यहाँ पर, 6। यहाँ पे कितना हुआ, 6, 6 + 6 12। ठीक है, 24 चाहिए, 24 चाहिए, मतलब कि मुझे यहाँ पे 12 और चाहिए, है ना, मुझे यहाँ पे 12 और चाहिए, मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और हैं, 2 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर तो 6 2 कितना हो गया, 12 आ गया ऑटोमेटिकली। फिर से कैलकुलेट करो, 6 यहाँ पर थे, 6 यहाँ पर थे, 12 थे, अपन को कितने चाहिए थे, 24 चाहिए थे, 24 चाहिए थे। ठीक है, तो 12 थे, अब सिर्फ 12 नंबर और चाहिए था, तो सीधा ये जो अकेला ऑक्सीजन उस पर ध्यान चला गया अपना। ऑक्सीजन कितने, 2 हैं, तो 12 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, तो मिला के आ गया 24। तो ये हो गया हमारे पास 24 और 24। ओके, अब तुम्हारा ये हो गया इक्वेशन बैलेंस, डन, क्लियर। तो चलो इसको लिख दो, 2-3 और करवा दो एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे। फिर आपके पास टेक्स्ट बुक वगैरह है, उसमें अच्छे खासे एग्जाम्पल्स है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी तक कोई डाउट वाउट नहीं हो रहा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शंस आर अनगिनत, ठीक है, बहुत, लाइक केमिस्ट्री इज अ केमिकल रिएक्शन, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल तो मैं करवा नहीं पाऊंगी, इसके मैंने एक तो इंपॉर्टेंट वाले करवा रही हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो ऐसे बच्चों को सोचने मजबूर करे ना वो, क्योंकि आपको बेसिक तो क्लियर हो गया तो इजी सी बात तो आप कर लोगे, तो इसलिए मैंने आपको वो वाले क्वेश्चन दिए जो आपको सोचने में मजबूर करें। ओके, तो चलो एक आध और एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको पहले लिख दो आप बच्चों, 2 और कर लेते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पर, AlCuCl। ओके, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, क्लोराइड है। LHS पोर्शन देख लेते हैं हम लोग इसका, एंड RHS। Al यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी Al 1 है, Cu यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, चलो तो Al और वो तो क्लियर है, तो मेन तो Cl का ही है चेंज करने के लिए। तो Cl के लिए हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब 2 और 3 दोनों नंबर अलग अलग है, तो 2 3 6 होता है, तो यहाँ वाला जो है वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ वाले में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने Cl का, ठीक है ना, यहाँ वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके, और वहाँ वाले में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, Cl में यहाँ पर 3। चलो एक बार फिर से पूरा चेक कर लें। यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ जाएगा, चेंज हो गया। फिर से चेकआउट कर लेते हैं, एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2 हो गए, ठीक है, ये तो हो गया। ओके, फिर बात करते हैं, Cu कितने हो गए, 3, यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे 3 लगा दिया मैंने, ठीक है। ओके, और ये कितना हो जाएगा, Cl 6, और यहाँ पे Cl कितना हो गया, 6 हो गया, बैलेंस पूरा कंप्लीट। आया समझ में, देखो Al 2, यहाँ पर भी Al 2, ओके, यहाँ पे Cu 3 थे तो यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर लिया हम लोगों ने, 2 3 6। ओके, क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, KCl और O कितना है, 1 1, और यहाँ पर 3, और यहाँ पे कितना है, 1 1 और 2, ठीक है, मेन तो यहीं पर ही आ गया। ओके, अब अगेन यहाँ पर 3 और 2 प्राइम नंबर है तो एलसीएम ले ले, तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 2 से। ओके, अब जैसे यहाँ पे किया तो ये सब भी चेंज आ जाएगा, तो चलो चेक कर लेते हैं। ये कितना हो गया, K 2 हो गया, तो 1 की जगह 2 हो गया, तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो 2 लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे भी 2 हो गया। Cl कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे भी Cl कितना हो गया, 2 हो गया, तो चलो ये तो क्लियर है। ये कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये 2 3 6 वो हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6 6, ठीक है, आ गया बैलेंसिंग। सो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए बच्चों, इसको अब लिख दीजिए, और अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शंस। अभी हम करते हैं पहला पॉइंट, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट नंबर आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके ना, देखो
कॉम्बिनेशन के वर्ड से आप समझ जाओगे कंबाइन करना, ठीक है। कंबाइन करने का मतलब ये कि जब आप दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं तो आपको सिंगल एक प्रोडक्ट मिलता है, एक या दो प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ओके, इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन टू और मोर देन टू substance reacts together to give सिंगल प्रोडक्ट। जनरली सिंगल प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। तो आप सिंपल सी भी लिख सकते हैं, इसके अंदर डी लिखने की जरूरत नहीं है। डी में अपन थोड़ा गैस वैस बोल या हीट एनर्जी बोल देते हैं, ओके। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, अब आपने स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर शुरू किया था मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी रिगार्डिंग द मैग्नीशियम रिएक्शन, है ना। तो वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन ही तो है। तो मैग्नीशियम रिएक्शन में क्या हुआ था कि हमने Mg लिया था और उसको हमने हीट किया था, है ना। हीट किया था तो हम लोगों को क्या मिल गया, MgO मिल गया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। आपने अभी एक और एक्टिविटी देखेंगे अभी आप, जिसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग पानी के साथ ऐड कर लेते हैं, ओके। तो ये मिल जाएगा हम लोगों को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे पेपर है, ठीक है। सिंपल आप पेपर है, पेपर के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है ना। सिंपल पेपर इज व्हाट, कार्बन। तो जब आप पेपर को बर्न करोगे, मतलब कार्बन को आप जब बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, काला धुआं मिलता है। तो हो गया हमारे पास रिएक्शन, है ना। एक थर्ड रिएक्शन बता देती हूँ मैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दे देना। इस रिएक्शन में ऐसा है कि अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिक्स करेंगे हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उसके अंदर लिबरेट होगी, ओके। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाट, इट इज द चूना, ओके। ये चूना होता है, इसको हम कहेंगे क्विक लाइम। ये जैसे पानी का रिएक्ट होगा तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहेंगे स्लैग्ड लाइम, ओके। क्या होगा ये, स्लैग्ड लाइम। अब इसमें होगा क्या बेटा, इसमें इस तरीके से है कि जैसे ये रिएक्शन होगा ना, आपको बिल्कुल विग्रस अमाउंट ऑफ हीट नजर आएगी, ओके। यू विल सी द विग्रस अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ विग्रसली ये हीट करेगा, ओके। और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस आपको इसके अंदर नजर आएगी। अब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, तो बेसिकली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा, हमने डिस्कस किया था एक्सो एंड एंडो, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ गैस बन रहा है। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कोई भी आप दो एटलीस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन या व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और आप ले सकते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वाटर, H2O। बैलेंसिंग करते जाना बेटा, अब सिखाते हैं ना बैलेंसिंग, ठीक है। तो इसके लिए वो रहेगी साथ साथ। डन, क्लियर, ओके। अभी तो बैलेंस ही है, डन। सो इस तरीके से आपके पास अनगिनत एग्जाम्पल्स है, कोई भी 2 एग्जाम्पल आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलो इसको लिख दो पहले बेटा। ना बेटा, नेक्स्ट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो आप पॉइंट समझो, डीकम्पोजिशन, डी मतलब कि डिटेच अपन बोल सकते हैं, ठीक है। डी अपन वर्ड तब यूज करते जब हम लोग ना अपोजिट बात करते हो, है ना, अपोजिट की बात करते हैं ना हम लोग, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ठीक है, मतलब कि डी अटैचमेंट। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन इसका मतलब कि जो कॉम्बिनेशन था उसको तोड़ना है और उसको हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, ओके, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट breaks down into 2 or more than 2 products
इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक ही कंपाउंड को अपन तोड़ेंगे और उसमें से दो या दो से ज़्यादा अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम कहेंगे डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक ही बात है। ओके, तो अब यहाँ पे हम बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं बेटा। इसके 3 टाइप रहेंगे हमारे पास। एक रहेगा हमारे पास इसका थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। एक रहेगा हमारे पास इसका इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक रहेगा हमारे पास फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, देखो थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब कि हीट। ओके, विद द हेल्प ऑफ द हीट आप प्रोडक्ट को तोड़ रहे हो। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ हीट, या तो फिर हम ये बोल सकते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ हीट। ओके, तो जैसे कि आपके पास CaCO3 है, CaCO3 को आप जब हीट करेंगे तो आपको उसके अंदर मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव होगी। ठीक है, तो आपने हीट के थ्रू किया। अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। C12, ओके, C12H22O11, ये क्या है? ये है शुगर। हमारे घर पे शुगर होता है ना, वही। ठीक है, उसको अगर हम हीट करेंगे ना तो हमें मिलेगा कार्बन ढेर सारा और पानी मिलेगा उसके अंदर। एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं हम लोग। कार्बन कितने हैं? 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे 11, 11 2 सा, ओके हो गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमारे पास रहेगा कि विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। जैसे कि पानी H2O। अब H2O को अगर आप हीट करते हो तो वो H2O लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट होगा, बट H2O अलग तो नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग तो नहीं होगा। तो ऐसे जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनको बाय द हीट सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, और इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को क्या कर लेंगे बेटा? अलग अलग कर देंगे। तो इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक हम लोग अभी एक्टिविटी देख लेते हैं, सो दैट आप देख पाएंगे किस तरीके से बबल्स फॉर्म होते हैं और मतलब किस तरीके से गैस जो है वो दोनों रिलीज हो रही हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कंपाउंड को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। यह पानी का ग्लास मैंने लिया है, इसके अंदर मैं नमक डाल देती हूँ। तो इससे क्या होगा? उसके अंदर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ वी नो कि ग्रेफाइट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं एज एन इलेक्ट्रोड। इसको हम इलेक्ट्रोड के तरीके से यूज करेंगे। डिप कर लेते हैं पानी में। ये वायर्स मैं इससे अटैच कर देती हूँ सो दैट करंट जो है वो पास हो पाए फ्रॉम द ग्रेफाइट। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। ये आपको बबल्स नजर आ रहा है। यहाँ ब्लैक कलर का अपन का वायर है वो कनेक्टेड है नेगेटिव साइन के साथ, मतलब कि कैथोड के साथ। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। तो दोनों के दोनों गैसेस जो है वो। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा एक्सपेरिमेंट और किस तरीके से जो बबल्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं दोनों तरफ। ओके, एनोड की तरफ एंड द कैथोड की तरफ, और वो इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस जो है वो सेपरेट हो गया। हमने NaCl डाला ताकि रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाए। ओके, बिकॉज वो इलेक्ट्रो लाइक आयंस है ना, तो वो उस चीज़ को काफ़ी ईजिली प्रमोट करते हैं वाटर के पार्टिकल्स को तोड़ने में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई। अच्छा, अब नेक्स्ट इज द फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। देखो बेटा, फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। ओके, लाइसिस मतलब क्या होना है? ब्रेक करना। ओके, तो सनलाइट की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं कंपाउंड को, उसको अपन कहते हैं फोटोलाइसिस। अब इसके अंदर हमारे पास देखो, आपके पास ना सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है और हमें वही 2 एग्जाम्पल करने हैं। एक आपके पास रहेगा एग्जाम्पल AgCl, ओके, और दूसरा रहेगा AgBr। ओके, तो जब AgCl को हम सनलाइट की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं, ओके, जिसको कई बार ना ऐसे HV भी कहते हैं या UV लाइट भी कहते हैं, कई बार आपको ऐसा भी लिखा हुआ आएगा। तो जब आप सनलाइट की मदद से उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Ag प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है,
और यहाँ पे मिलेगा Ag प्लस ब्रोमीन गैस। ओके, ये 2 का ही है तो हम ये 2 का ही करने वाले हैं। बैलेंसिंग का देख लेते हैं, यहाँ पे भी 2 आया और यहाँ पे भी 2 आया। ओके, सो इस तरीके का हमारा सन की मदद से, तो क्या होता है ना कि एक कटोरी में हम लोगों ने AgCl रखा और उसको हम लोग सनलाइट के अंदर रख देंगे तो धीरे 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 करके जो क्लोरीन है वो निकलता जाएगा। ओके, अब सीधी सी बात है मैम, हमें पता किस चलेगा क्लोरीन निकला है? तो अगेन हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो हम लोगों ने जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा था उसके अंदर जो हमने 5 चीज़ देखी थी उसमें से एक चीज़ यहाँ पे लागू होगी। क्या होगी? इनका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे कि AgCl जो है उसका कलर होता है कंप्लीट वाइट कलर। ओके, और जब Ag बनेगा तो Ag सिल्वर, सिल्वर कलर कैसा होता है? ग्रेइश कलर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रे कलर का आपको कंपाउंड मिलेगा, ग्रेइश कलर का। और क्लोरीन जो है वो आपको एक, एक्चुअली क्लोरीन आपको एक कलरफुल गैस देगी, येलोइश ग्रीन। ओके, तो वो कलर है येलोइश ग्रीन। सिमिलरली AgBr की बात करते हैं हम लोग, तो AgBr जो है आपको जो कलर देता है वो देता है पेल येलो, मतलब कि ऑलमोस्ट येलो जैसा कलर। ओके, और Ag आपको मिलेगा मतलब कि ग्रेइश कलर मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, और Br का कलर ब्राउन। डन, ठीक है। इस तरीके से फोटोलाइसिस मतलब कि सनलाइट की मदद से हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं। अच्छा, अब ना इसका यूज़ आता है, नोट करके लिख देना है यहाँ पर एक चीज़। किसके लिए? इसके लिए लिखवा रही हूँ मैं नोट, ठीक है। और वो ये है कि इनको हम सिल्वर, देखो Ag इज़ द सिल्वर और क्लोरीन ब्रोमीन इनको हैलाइड्स कहते हैं। ओके, तो ये जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं, सिल्वर हैलाइड्स होते हैं मतलब कि AgCl और AgBr जो है वो यूज़ होते हैं are used in black and white photography। ओके, इसमें यूज़ होते हैं। सो बेटा डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स हम लोगों ने अच्छे समझ लिए। जहाँ जहाँ मुझे एक्सपेरिमेंट दिखाने का लगा मैंने दिखा दिया। ये वाला मेरे पास कंपाउंड है नहीं, मैं दिखा नहीं पाई आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पोर्शन। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं थर्ड टाइप के रिएक्शन की तरफ। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में हमारे पास आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो एंड एंडो। अब देखो आप खुद ही वर्ड समझ लो। एक्सो, एक्सो मतलब क्या होता है? हमको एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर निकलना। तो ये जो एक्सो है इसका मतलब कि रिलीज होना, इवॉल्व होना। ओके, थर्मिक, थर्मिक मतलब कि हीट। ओके, तो हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकलना, रिलीज होना, उस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो हमने स्टार्टिंग में Mg वाला एक्सपेरिमेंट देखा था ना, उसके अंदर कितनी ज़्यादा वो फ्लेम निकल रही थी। ओके, पूरा रूम धुआं धुआं हो गया था, है ना। तो ये क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ओके, फिर आपने एक और एक्सपेरिमेंट देखा था जहाँ पे वो NaOH और उसमें एल्यूमिनियम फॉइल मैंने डाला था, ठीक है। तो उसमें से गैस निकल रही थी, कहीं पे भी हम लोगों ने हीट तो दिया नहीं था। और फिर जब मैंने माचिस की तीली जलाई तो भम ना वो बुझ गई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? ये सॉरी, वो जो आग है वो जल गया, सॉरी, ठीक है। आग जो है वो जल गया उस कंटेनर के वहाँ पर। तो ये भी क्या हो गया? ये हो गया एक्सोथर्मिक। तो हमने कहीं पर हीट तो दी नहीं थी, बट फिर भी जो हीट निकल रही है, ठीक है, वो चीज़ गर्म हो जाना, उबलना खुद ही, ठीक है। तो ऐसे करके रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। तो याद कर लेना। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें ना बेटा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन वाले रिएक्शंस रहेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, स्पेशली जिसमें हम लोग ऑक्सीजन मतलब कि हीट दे रहे हैं या क्या, तो वो जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन उनके अंदर हीट जो है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? A reaction in which
heat energy is released is called exothermic रिएक्शन। ओके, इसके अंदर हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, मतलब क्या हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस जगह का या उस कंटेनर का, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर। इसमें बेटा एक और चीज़ याद करना, क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा, रेस्पिरेशन इज एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, या एक्सोथर्मिक तो वाई, ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्योंकि ये आपको 5th चैप्टर में भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो हम करते हैं तो उस दौरान जैसे हमने खाना खाया होता है तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, ओके, तो वो होता है C6H12O6, और उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके उसको तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर, और उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिसको हम लोग लाइक अभी आप एनर्जी लिख दीजिए, ठीक है, तो एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है, तो एनर्जी निकलती है। इसके लिए क्या हुआ, खाने को तोड़ने के लिए, ठीक है, खाने को तोड़ने के लिए रेस्पिरेशन का यूज़ हुआ, मतलब कि हम लोगों ने ऑक्सीजन किया और हम लोगों को क्या मिल गया, हीट मिली। ये हीट मिली, इसके लिए ये रिएक्शन कैसा हो गया बेटा, एक्सोथर्मिक, है ना, कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब इसके अंदर तो आप देखो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे हमने मैग्नीशियम का बोला था, आप मैग्नीशियम का भी इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। ओके, तो मैंने कहा था ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलमोस्ट आ जाएंगे, देखो कंबाइन हो रहा है ना, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगी सारे के सारे, ओके, तो ऑलमोस्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, डन। चलो अब बात करते हैं अपन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब क्या होगा, एंडो मतलब कि एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब होना, ठीक है, तो जहाँ पर भी हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है उसको हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना बेटा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एंडोथर्मिक। अभी आप खुद देख लीजिए, हम लोगों ने जब थर्मल डिकम्पोजिशन देखा तो हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो कंपाउंड था वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली हीट, इट्स अबाउट कि इलेक्ट्रिक करंट आप ले लो, सनलाइट आप ले लो, नॉर्मल हीट आप ले लो, जो भी चीज़ एब्जॉर्ब की जाती है, ओके, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग, अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, heat is absorbed is called, heat is absorbed by the substance, ठीक है, is called endothermic reaction। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर तो भैया यहाँ पे भी राइज होता ही है ना। आज अगर हम देखें तो जैसे शुगर को हमने किया तो उसको आधा घंटे पे गरम गरम लगेगा, तो टेम्परेचर तो राइज हुआ उसका, वो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी राइज इन टेम्परेचर तो आएगा ही आएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है बेटा, फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? अभी आप खुद सोच लो, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट और उसमें से खाना बनाता है, तो एब्जॉर्ब किया, इसके लिए क्या हो गया, ये एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इस तरीके से जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे तो जिसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा कोई भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक करंट और सनलाइट, उसको हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके अंदर बेटा आप ना एग्जाम्पल के तौर पे जो भी डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन है वो आप लिख दो। देखो हर एक चीज़ के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए आपको अलग अलग रिएक्शन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके लिए आपको बताया कि भैया देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाते हैं, हमने किए हुए हैं, दो एग्जाम्पल तो सब में किए हुए, तो उसी में से आप लिख दो इसके अंदर, आई बात समझ में, तो उसको लिखोगे तो वो आ गया इसमें। जैसे यहीं पे अपन लिख देते हैं कि CaCO3 जो है उसको हम हीट दे रहे हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा CaO और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, हीट दिया हम लोगों ने, मतलब एब्जॉर्ब हुआ, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये कुछ आपके
के लिए डिफरेंस बिटवीन था, तो अगर डिफरेंस बिटवीन आता है तो बेटर है, नहीं आता है तो जनरली, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन से आता नहीं है क्योंकि आप बड़े हो गए ना, ठीक है, तो जनरली आपसे सवाल ने ऐसे पूछा जाएगा, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन, ओके, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ऐसे करके आपको आएगा, या तो फिर नॉर्मल डेफिनेशन बोलेंगे और दो उसके एग्जांपल्स बोलेंगे बताने के लिए, तो बता सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको हिंट दे दी कि इसमें आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले एग्जांपल लिख देना, कोई भी दो, और इसके अंदर आप डिकम्पोजिशन वाले लिख देना, ठीक है, अलग से कुछ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। डन। तो चलो पहले इसको लिख दो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ना बच्चों, नेक्स्ट इज वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होगा, देखो डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस मतलब कि जगह से हटा देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक एलिमेंट होता है, वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है, ठीक है। देखो मान के चलो होगा ही, वैसे तो मानना भी क्या है, सही बोल रही हूँ मैं तो, ठीक है। क्या बोल रही हूँ सुनो, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी, ठीक है, वो तो पता ही है, अगर तो गर्लफ्रेंड है, मस्त मज़ा आता है, ठीक है, अच्छे से हम लोग बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है हमारा। तो अब ये होता है ना पति पत्नी और वो वाला रिश्ता, ठीक है। तो अब क्या हो गया ना कि सडनली किसी और स्कूल से एक बच्चे ने आपके स्कूल में एडमिशन ले ली, और वो लड़का, ठीक है, लड़का जो है वो मस्त दिखने में बड़ा हैंडसम सा है, और वो आया और उसका वो चार्मिंग नेचर देखकर आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो थोड़ी सी फिसल गई, ठीक है। थोड़ा टाइम हुआ और पता चला कि आपकी गर्लफ्रेंड को वो लेके चला गया और आप ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि वो जो लड़का था वो कैसा था, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, और उसने आपको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, आपको आपकी जगह से हटा दिया, हुआ, ओके। या आपने किसी को हटाया होगा, ओके, अगर आपने ऐसा किया है तो दैट मीन्स कि यू आर द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ओके, कुछ ही मान के चलो। तो यहाँ पर बेसिकली जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से उसकी जगह से हटा देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तो हमारे आम जिंदगी में होते ही रहते हैं, ओके, कई बार फ्रेंडशिप में होता है, कई बार रिलेशनशिप्स में होते हैं, ये सब चीज़ें होता है। अरे ना करके भी ऐसा होता है कि कई बार समझो कि दो प्यारे से बच्चे जो है वो फर्स्ट में बैठे हुए हैं, ओके, एक मोटा सा लड़का आया, उसने बोला कि चल भाई उठ यहाँ से, वो बोलेगा मैं नहीं उठूंगा, ठीक है, मैं नहीं उठूंगा, मतलब ये मोटा वाला लड़का जो उसको यूं उठा के चल भाई ये मेरी जगह है, ओके। तो हाईली लाइक वो जो मोटा लड़का है वो हाईली एक्टिव है, ठीक है, बेचारे पतले वाले को यूं उठा के यूं पटक दिया साइड में, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे तो अनगिनत एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद कर लेना, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट a highly reactive element displaces the least या low reactive element from its compound, okay, is called displacement reaction। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एफी जो है वो लड़का, ठीक है, इसकी एंट्री हुई और आप और आपकी गर्लफ्रेंड का अच्छे से रिश्ता चल रहा है, ठीक है। तो ये हैं आप, ये है आपकी गर्लफ्रेंड और ये है हैंडसम बंदा, ओके। जैसे ये आया तो थोड़ा सा आपके रिश्ते में गड़बड़ हुआ, और क्या हुआ, इसने आपको हटा दिया और आपकी जगह पे आपकी गर्लफ्रेंड के साथ उसने रिश्ता बना दिया। तो क्या हो गया, FeSO4 आ गया और Cu, मतलब आप जो है वो बेचारे अकेले कोने में रोते हुए रह गए, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो एक एलिमेंट ने, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दिया। इसके लिए भैया कभी अपना चार्म खोना मत रिश्तों में, वरना पता चला कि टूट जाएंगे, ओके। तो हमेशा अपने चार्म को बना के रखना, वरना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने में देर नहीं लगती है, ना स्कूल्स में ना कॉलेजेस में, ये होता ही है, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपकी किस्मत भी अच्छी थी, ठीक है, लड़के की एंट्री तो हुई, एक लड़की ने भी एडमिशन ली, ठीक है, वो भी मस्त प्यारी सी सुंदर सी लड़की कन्या, ओके। तो सुंदर कन्या देखकर आपका भी थोड़ा सा दिल तो ललचाया,
ओके, और उसका भी ललचा आया। तो यहाँ पे ये हुआ कि आप लोगों ने अपने आपने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया इनडायरेक्टली, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ दिया इनडायरेक्टली, और बाकी दोनों के साथ आपने रिश्ता बना दिया। तो ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, एक कंपाउंड ले लेती हूँ मैं Na2SO4, ओके, और उसको मैं रिएक्ट करवाती हूँ BaCl2 के साथ। ओके, सो क्या हो गया? अब बेसिकली ये हैं आप, ये है आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये है वो न्यू लड़का हैंडसम, और ये है ब्यूटीफुल सी लड़की। ठीक है, अब क्या हुआ? आप जो हैं अट्रैक्ट हो गए ब्यूटीफुल की लड़की के साथ। ओके, तो आपने उसके साथ रिश्ता बना दिया, तो क्या बन गया? Na और Cl आ गया, तो क्या बन गया? NaCl। और आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी कम थी, ठीक है, उसको लगा कि तू मेरे को छोड़ेगा तो मैं थोड़ी तेरे लिए रोती रहूँगी, मैं पागल थोड़ी तेरे लिए रोती रहूँगी मैं, ठीक है, तो मैं भी कर दूँगी। तो मैंने भी चला लिया चक्कर हैंडसम वाले लड़के के साथ, और बन गया Ba और SO4 का मिलन हो गया, और बन गया BaSO4। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया? इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे तो बेचारा रो रहा है ना, ठीक है, ये रोने वाला है, तो ये सच्चा आशिक होगा, उसको रोना आ रहा है। यहाँ पे कोई सच्चा आशिक नहीं है। ओके, तू नहीं तो कोई और सही। ओके, तो कोई और सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अभी मस्ती के अलावा मेन पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि पता कैसे चलेगा मैम की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल रिएक्शन हुआ है? क्या बता रही हूँ ना मैं, देखो एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एक्टिविटी। ओके, तो पता चलेगा कि कैसे मेटल्स डिस्प्ले। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कलर कैसा हो गया बेटा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन CuSO4 का, है ना। सो ब्लू कलर का सॉल्यूशन CuSO4। अब इसके अंदर Fe जो है वो डाल देते हैं। तो ये मैंने 3 क्लेट कर, ओके, और इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। बच्चों देखो, ये हो गया ग्रीन के आयरन नेल्स। देखो तो पहले कैसी वो शाइनी तरह का ग्रे कलर का था ना, अभी कैसा हो गया? ब्राउनिश कलर का हो गया। ठीक है, तो देखो हमने कहा था कि यहाँ ब्राउन PPT, इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन के अंदर CuSO4 में जो कॉपर था ना, वो कॉपर जो है वो इन नेल्स के ऊपर क्या हो गया? अटैच्ड हो गया, इसके ब्राउन कलर। और अगर आप लिक्विड का देखो तो ब्लू कलर से क्या हो गया? ग्रीन कलर। ग्रीन मतलब कि सॉल्यूशन में जो Fe, जो आयरन से Fe है वो इसमें मिक्स हो गया, और ये सॉल्यूशन का Cu जो है वो इसके अंदर मिक्स हो गया, मतलब कि इसके ऊपर एक लेयर जम गई। तो ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर फिर बेटा इसको थोड़ा सा हम लोग डाइल्यूट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डाइल्यूट CuSO4। अब रिएक्शन किस तरीके से है कि CuSO4 के अंदर हम NaOH डालेंगे तो हमें ब्लू कलर के PPTs मिलेंगे। ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही होता है। तो अब ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मैं डाल देती हूँ। देखो बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को किस तरीके से? आपको अलग कलर दिख रहा होगा, PPTs बन रहे हैं, है ना। ये रहा, ये है हमारे PPTs, मतलब कि प्रेसिपिटेट। क्लियर हुआ? ये जो आप देख रहे हो ये सॉलिड फॉर्म है ना बेटा, ये आपको सॉलिड नजर आ रहा है, ब्लू कलर के हैं, तो ये ब्लू कलर का क्या बन गया? CuOH ट्वाइस, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, ये ब्लू PPT बने। और जो लिक्विड आपको नजर आ रहा है वो जो बना वो हमारा Na2SO4। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए दोनों एक्सपेरिमेंट। चलो तो यहाँ पे आपको क्लियर तो हो गया क्या चेंज हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है। ओके, जैसे कि हमने देखा कि CuSO4 जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। ओके, उसके बाद ये सॉल्यूशन किस में चला गया? ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ओके, और ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स आपको जो वो आयरन का नेल था वहाँ पे आपको दिखने लगा, ब्राउन कलर के PPT। डन, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके अंदर हालांकि ये तो मैंने एग्जांपल दूसरा दिया, उसमें हम लोगों ने लिया था NaOH वाला, तो हमने किस तरह देखा? वो ब्लू कलर के पाउडर फॉर्म जनरेट होता है, PPT जनरेट होता है। तो अच्छा याद करना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब कि जो PPTs बनते हैं। ओके, याद करना, जब दो लिक्विड लिक्विड A और लिक्विड B आप मिक्स करोगे तब आपको एक लिक्विड मिलेगा C और एक सॉलिड मिलेगा D। ठीक है, मतलब ये है कि आपके जो रिएक्टेंट्स थे वो लिक्विड फॉर्म में थे। आपने देखा ना, NaOH भी लिक्विड फॉर्म में था और CuSO4 भी लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है,
हम लोगों ने क्या रिएक्शन लिया था, हम लोगों ने ये लिया था ना कि CuSO4 लिया था और उसको हम लोगों ने NaOH के साथ रिएक्ट किया एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। तो क्या हो गया, Cu जो है वो OH के साथ आकर CuOH ट्वाइस बन गया, ओके, और Na जो है वो SO4 के साथ मिलकर Na2SO4 का सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो आपको मिला PPT ब्लू कलर का, वो CuSO4 की CuOH ट्वाइस की वजह से मिला था, ठीक है। तो एक सॉलिड बनता है और एक लिक्विड बनता है, पर हमेशा मिक्स करेंगे हम लोग 2 लिक्विड, सॉलिड इसमें मिक्स नहीं होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे PPTs बनते हैं। अच्छा, अब ये जो अपन ने एग्जाम्पल लिखा है, इसके अंदर क्या PPT बनेगा, तो इसके अंदर जो BaSO4 होगा, ये वाइट कलर के आपको प्रेसिपिटेट्स देंगे, ज़रूर लिखना है, ठीक है। ध्यान देना, कलर पूछते हैं एग्जाम में, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द BaSO4 PPTs, ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो ये बिल्कुल आप NaCl लोग बताए पानी में होगा, कलरलेस है, उसकी कोई बड़ी बात है ही नहीं, ओके। दूसरी बात, जब ये हमारे PPTs बनते हैं ना, तो उसको हम लोग ऐसे, कई बार आपको ऐसे डाउनवर्ड सिंबल भी नज़र आएगा। ये डाउनवर्ड सिंबल जो है इस तरीके से वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रेसिपिटेट बॉटम की तरफ कलेक्ट हो रहे हैं। क्लियर बेटा, समझ में आया इतना? चलो अब इसको लिख दो और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। नाउ बच्चों, नेक्स्ट वन इज़ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वो हमारा था 1 2 3 4 5 6, है ना? आई थिंक वो 6 नंबर ही है, भूल गए। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो अब ये होता क्या है, सिंपल सी मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम लोग कि मैग्नीशियम को हमने हीट किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ओके। तो ऑक्सीजन ऐड हो गया इसके अंदर, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, इसका एक और डेफिनेशन होता है, क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन है, उसको आपको रिमूव करना है, तो उसको या कौन सा रिएक्शन बोलोगे, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि NH3 है, ठीक है, उसको हम लोग हीट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, N2 + H2, तो हाइड्रोजन गैस निकल गया, ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि देखो, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, इसका मतलब क्या होता है, डोनेट करना इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया, तो प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो जब प्लस चार्ज आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अच्छा, एक और चीज़ याद करना, इसे कैसे समझोगे, जैसे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो से पॉजिटिव, नंबर लाइन याद करो, ठीक है। जीरो से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, मतलब कि जब भी तुम पॉजिटिव की राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। तो ये 3 डेफिनेशंस होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन के अंदर, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा था, यहाँ पर एडिशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग यहाँ पर, जैसे Na, सोडियम में हमने हाइड्रोजन गैस ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, सोडियम हाइड्राइड, ओके, सोडियम हाइड्राइड। तो क्या हो गया, मेटल में हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आया, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा आ जाएगा इसके अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल कि कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास और हमने उसके साथ हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, कॉपर अकेला हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इसकी तरफ आ गया, ओके। तो कॉपर में से यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अभी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और तीसरा हमारे पास रहेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि चलो इसी को ले लेते हैं कि सोडियम ने पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब वापस ले लेता है, ठीक है। तो जब वो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है तो क्या बन जाएगा, सोडियम एटम के अंदर एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो ये क्या हो गया, +1 से क्या हो गया, 0, ओके। नंबर लाइन याद करो, ये 0, ओके, +1। जब 0 से +1 की तरफ जा रहा था तो ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड,
जब लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ओके, 1 से लेकर 0 की तरफ आया तो दैट इज रिडक्शन। तो जब गेन किए जाते हैं, जब लिए जाते हैं तो वो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और जब लूज किए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो पहले इसको लिख दो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। The next reaction is the redox reaction. ओके, रेडॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा, देखो, रेड प्लस ऑक्स, इसका मतलब कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। हाँ, इसको लाल भैंस में समझ लेना। ठीक है, भैंस तो नहीं होता, क्या होता है ऑक्स, बुल, बता देना क्या होता है हिंदी में। ओके, तो ये रेड ऑक्स नहीं है, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जब एक साथ होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा, उसी को ही मैं ले लेती हूँ, Cu। ओके, CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, उसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे साथ में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ये वाली रिएक्शन है। अब इसमें बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ओके, देखो पहला साफ साफ तो मुझे दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि Mn के साथ O है अभी और वहाँ पे O निकल गया। ओके, दैट मीन्स कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये तो पता चल गया कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, डन। देखो बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या है, Cl, और यहाँ पे Cl अकेला हो गया, मतलब कि Cl में से हाइड्रोजन निकल गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पे हो रहा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डन। तो इस तरीके से आपको पहचानना होगा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे टाइप ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। बस अभी हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक की बाकी है, कोरोजन एंड द एसिडिटी। अब इसको लिख दीजिए, फटाफट इसको फिनिश कर लेते हैं, द चैप्टर इज ओवर। बच्चों, नाउ लास्ट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। सो फर्स्ट इज द कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, तो देखो आपको वैसे बचपन से पता है, कोरोजन का मतलब ये होता है कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो उनका सरफेस धीरे धीरे जो है वो ख़राब होता जाता है। ठीक है, उसको अपन कहते हैं कोरोजन। तो जो मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर केमिकल्स हवा के तापमान में मौजूद होते हैं। तो हवा के साथ जब वो मेटल कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर शाइनी अपीयरेंस वगैरह लूज हो जाता है, एंड दैट इज कंसिडर एज अ कोरोजन। अगर हम बात करें रस्टिंग का, तो ये कोरोजन जब आयरन के ऊपर होता है तो उसको रस्टिंग कहा जाता है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। ठीक है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम कोरोजन रस्टिंग में डिफरेंस क्या है, तो फिनोमेना इज द सेम, बट ये कोरोजन जब स्पेशली आयरन के ऊपर एप्लीकेबल होता है तो उसको रस्टिंग कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा ना, मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि आयरन जो होता है जब वो रस्ट होता है तो वो बिल्कुल जो मेटल होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब उसको रीगेन नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो कोई भी रस्ट वाला जो आयरन जो होता है वो अब उसको हाथ लगाओगे ना टूटना शुरू करेगा, तो आप उसको फिर से अच्छे तरीके से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। और कोरोजन में क्या होता है ना, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे घर पे, समझो कि एक वो तांबे का लोटा है जिससे हम भगवान जी को जल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो तांबे के लोटे पर ग्रीन और ब्लैक कलर के ऐसे आपको धब्बे 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 नज़र आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम उसको पूरा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड या वो नींबू से उसको जब पूरा घिस लेते हैं तो पूरा चमकने लगता है ना, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोरोजन जो है वो ऐसा है कि रिएक्शन हुआ बट इसमें मेटल पूरा ख़राब नहीं हो जाता। ठीक है, होता है बट बहुत धीरे धीरे बहुत टाइम लग जाता है। ठीक, तब तक अपन उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बहुत टाइम लग जाता है, तो उसको आप फिर से रीगेन कर सकते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि मैंने नींबू से उस लोटे को साफ़ कर लिया तो मुझे फिर से चमकता हुआ तांबे का लोटा मिल गया, मैं उसको वापस से मंदिर में यूज़ कर सकती हूँ, है ना। तो ये हो गया कोरोजन।
बट यही जब आयरन के ऊपर होता है तो आयरन में ऐसा नहीं होता। आयरन में वो अगर लाइक वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो रीगेन नहीं हो पाता है, दैट्स वाई उसके लिए स्पेशल टर्म दिया गया, दैट इज द रस्टिंग। तो ये माइनर डिफरेंस है रस्टिंग और कोरोजन के बीच में। ओके वेल, प्रिवेंशन क्या कर सकते हो, पेंटिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो, ग्रीजिंग कर लो, गैल्वेनाइजेशन मेथड होता है वो कर लो। ये आपको मेटल्स नॉन मेटल का चैप्टर है, उसमें डिटेल में है, इसके लिए इसमें इतना कुछ खास है नहीं, बट दिया भी नहीं है। बात करते हैं रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, देखो रेंसिडिटी का मतलब है सिंपल कि हमारा खाना जो बदबू वाला हो जाता है ना, जैसे अभी गर्मियाँ कितनी ज़्यादा है, तो अभी अगर इतनी गर्मी में जब आप बाहर खाना छोड़ देते हो, भूल जाते हो, नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, तो 2-3 घंटे में तो उसके अंदर इतनी स्मेल आने लगती है कि वो खाना खाने लायक नहीं रहता है ना। तो वो जो प्रोसीजर होता है, वो जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो क्या होता है कि हमारे खाने में ऑयल और फैट तो होता ही है, ये ऑयल और फैट जो है जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे उसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। नाउ वी नो कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन जो है वो धीरे धीरे खाने का जो टेस्ट है वो बदल देगा, खाने का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और इस तरीके से वो खाना जो है वो अनफिट हो जाएगा फॉर द कंजम्पशन, ठीक है। वो जो खाना होता है वो हो जाएगा अनफिट फॉर कंजम्पशन। तो उसको हम कहेंगे रेंसिडिटी। कैसे क्या मेथड इसको प्रिवेंट करने के लिए, सबसे पहले तो ये है कि एयर टाइट कंटेनर में उसको बंद करके रख दो। तो सीधी सी बात है, एयर टाइट कंटेनर है तो हवा जाएगी नहीं अंदर, ओके, तो इससे क्या होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी। दूसरी बात है कि खाना जो है उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो, ओके, वो तो बहुत आसान सा ही, हम सबके घर पे रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, तो सीधा उसमें रख दो। तो टेम्परेचर इतना लो होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ऐसे रिएक्शन कर नहीं पाता और पॉसिबल नहीं होता खाना ख़राब होना। उसके अलावा जैसे बाहर आपको पैकेट्स मिलते हैं ना, लेस के, बालाजी के, जो पोटैटो के वेफर्स के पैकेट मिलते हैं, अब अपन घर पे बना दे तो ख़राब हो जाते हैं, बाहर वाले तो चल जाते हैं इतने लंबे लंबे समय तक। तो वो इसके लिए, क्योंकि वो एक गैस फिल करते हैं जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन गैस। इसका आपने देखा होगा कि जब आप वो पैकेट खरीदते हैं तो ऐसे पूरा फूला फूला लगता है, ऐसा लगता है कि बाप रे ये खाएंगे तो खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, पेट ही भर जाएगा। जब खोलते हो ना तो खाली 6 से 7 दाने अंदर होते हैं चिप्स के, और तो कुछ होता ही नहीं है, पूरा का पूरा हवा। हम कैसे लूटते हैं ना ये लोग, हमको इतनी हवा भर के दे रहे हैं और खाली 7 दाने दे रहे हैं उसके अंदर, 7 चिप्स के अपन को वो दिए हुए हैं। लूटते तो ठीक है, वो दूसरे नंबर की बात है, बट वो जो हवा होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस, ताकि जो पोटैटो वेफर हैं या बनाना वेफर है जो भी, वो लंबे समय तक चल पाए और ऑक्सीजन जो है वो पोटैटो के कांटेक्ट में नहीं आ पाए, तो नाइट्रोजन उसको प्रिवेंट करता है। फिर हम बात करते हैं उसके अलावा ऑक्सीडेंट्स यूज़ करना। ऑक्सीडेंट्स जैसे कि ये तो चलो वेफर वगैरह, बाकी चीज़ें भी तो मिलती है हम लोगों को मार्केट के अंदर, ठीक है, लाइक बनी बनाई सब्जी मिल जाएगी, उसको खाली आप गर्म कर दो, नॉर्मल सा, है ना, वो चीज़ रहती है। अभी तो ऑलमोस्ट जो है वो क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वाली सब्जियां ये सब आ गई मार्केट के अंदर। तो अपने घर पे तो नहीं टिकती है, मार्केट में कैसे टिक जाती है, तो उसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। वर्ड समझो, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी मतलब कटिंग करना, काटना, किसको, ऑक्सीडेंट मतलब कि ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को काटते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को वो रिएक्ट नहीं होने देते हैं कंपाउंड के साथ। तो जैसे BHA BHT ऐसे, अब इसका फुल फॉर्म भी है बट समझ में वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये यूज़ किए जाते हैं टू प्रिजर्व द थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके बेटा, तो दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड आपको एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स के साथ समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्या मेरी अद्भुत बैच जो है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी अद्भुत बैच बहुत आगे जाए एंड आपके जो भी सजेशंस हैं और कुछ हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ, और मैं इसी तरीके से आप जितना मुझसे होगा उतना मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।